वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 18.7 स्टार्ट की थी। दैट वाज रिलेटेड टू वेरिएशन और उसका एक सवाल भी हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और उसकी आगे के प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें कि वेरिएशंस की एप्लीकेशन दी गई है विद इन साइंस एंड फिज़िक्स पर्टिकुलरली। सो वी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 18.7 अगेन। But today we are doing question number 2. Okay. Question number 2 says the intensity of light measured in foot candles varies inversely with the square of the distance from the light source. देखिए स्टोरी कुछ इस तरह से है इसमें कि एक लाइट सोर्स है, सपोज के एक लैम्प पोस्ट है, इसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, इससे रोशनी निकल रही है और सपोज वो इस तरह से फैल रही है यहाँ पे। अब रोशनी जितनी दूर जाएंगे ये रोशनी फैलती चली जाएगी। यहाँ पर जितना इस जगह पर रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा शदीद, ज़्यादा क्लियर, तेज़ होगी, जिस तरह से हम दूर जाएंगे वो फैल जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी, यह कहना चाहिए कि उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंटेंसिटी आपको अलग से नहीं दिखाई जा सकती, वो रोशनी ही है, लेकिन रोशनी कितनी तेज़ है, कितनी ब्राइट है, वो ब्राइटनेस उसके डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है। जिस तरह डिस्टेंस बढ़ेगा सोर्स से, ये सोर्स है लाइट की, उससे जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रोशनी की जो शिद्दत है उसकी ताकत कमज़ोर होती जाएगी, कम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है यहाँ पे उसमें। और जो रोशनी की जो ताकत है, जिसको उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, उसे मेजर किया जाता है, उसका यूनिट है कैंडल्स फुट। कैंडल का मतलब वही है, याद रखिए, जो कि मोमबत्ती है। एक मोमबत्ती की कितनी रोशनी होती है उसको 1 कैंडल से कहा जाता है। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल, फुट डिस्टेंस है, जिस तरह फुट बढ़ता जाएगा कैंडल्स उसी हिसाब से कम होते हैं। वेर इज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई bulb is 0.08 foot candle at a distance of 3 meters. Find the intensity level at 8 meters. सिंपल सा सवाल है, वैसे नॉट डिफ़िकल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसमें उन्होंने कोई सिंबल या ये नहीं दिया है। हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सपोज आई से डिनोट कर देते हैं और जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आई, that is inversely proportional to the distance square of the distance. स्क्वायर डिस्टेंस का किया जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल बना दिया है। आई एम रीडिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है जी, ये है प्रॉब्लम। अब इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। यह 2 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, एक है इंटेंसिटी और एक है डिस्टेंस। इंटेंसिटी का यूनिट जो है, अगर हम यूनिट लिखना चाहें, दैट इज कैंडल्स फुट। प्रोडक्ट होती है यूनिट की कैंडल्स फुट। मैं यूनिट नीचे लिख देता हूँ, कैंडल्स टाइम्स फुट, और इसका यूनिट है मीटर में। ठीक है जी, 2 यहाँ पे डेटा आपके पास एंट्रीज हैं। एक आपके पास इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं, और एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम में बता रहे हैं वो कि अगर 3 मीटर का डिस्टेंस हो किसी लाइट से, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो 0.08 होती है। ये 0.08 है अगर डिस्टेंस 3 मीटर हो। ये इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड है कि अगर डिस्टेंस 8 मीटर हो जाए
तो फिर इंटेंसिटी लाइट की क्या रहेगी? सेम लाइट सोर्स है, बल्ब वही है, वही लाइट है, और उसको जब हम मूव करते हैं 3 मीटर से 8 मीटर पर लेके जाके दाबते हैं तो लाइट वही है। आप तो 8 मीटर दूर जाके जब उसकी इंटेंसिटी को चेक करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट की? लेट्स सी दैट। सो इंटेंसिटी, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल का निशान लगा रहा हूँ, साथ ही के आ जाएगा, दिस विल बी के अपॉन डी स्क्वायर। मेरे ख्याल ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जब कांस्टेंट 1 अपॉन डी स्क्वायर के साथ लगाएंगे तो वो न्यूमरेटर में ही चला जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे जो गिवन है हमारे पास, ताकि हम के की वैल्यू मालूम कर सकें। ये है 0.08 इज इक्वल टू के over d square, so this will be 3 square. ये होगा 0.08 टाइम्स ये 3 स्क्वायर 9 बन के यहाँ आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इक्वल टू के। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 हो जाएगा 72, ये होगा 0.72, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के है। मैं इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। वी आर रेफरिंग बैक टू स्टेटमेंट नंबर 1, गोइंग बैक। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 0.72 ओवर डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2 है। अब हमें इसमें से अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जो कि ये रिक्वायर्ड है कि डिस्टेंस अगर 8 मीटर हो जाए तो फिर इंटेंसिटी कितनी रहेगी? नेचुरल सी बात है, कम हो जाएगी। 3 मीटर्स के ऊपर इंटेंसिटी 0.08 है, तो 8 मीटर जब दूर चले जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, रोशनी की ताकत कम हो जाएगी। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस नाउ। इंटेंसिटी ही आपको मालूम करनी है, 0.72 over d square, here we will having 8 square, so this is going to be 0.72 over 64। अगर सिंपल करना चाहूँ कैलकुलेशन को तो ऊपर से डेसिमल रिमूव करूँगा, दिस विल बी 72 over 6400। यहाँ 2 डिजिट्स थे तो 2 ज़ीरो लगा दिए, डेसिमल रिमूव हो गया, शायद तो कुछ आसान हो जाए हमारे लिए। 8 से 8 9 72, 8 8 64। अब इसमें कोई कैंसिलेशन या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ 9 over 800, लेकिन इसको इस शक्ल में नहीं लिखेंगे। ये भी वैल्यू है, ये आंसर आ चुका है हमारा, लेकिन चूँकि यहाँ उन्होंने ये आपको जो वैल्यू दी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, ये दी है डेसिमल के अंदर। तो आई विल एडवाइस कि हमें उसी शक्ल में लेके जाने चाहिए ताकि हम उससे कंपेयर कर सकें कि वैल्यू पे क्या असर पड़ा। इस शक्ल में हमें समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। सो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर है, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेट्स सी दैट। 9 upon 800, so this is going to give you 0.011. Here the intensity of light is coming 0.011. It was initially 0.08, so ये कम होकर 0.1 ये 0.1 पे चलेगी, so almost 8 times वैल्यू कम होगी। तो इसका यूनिट होगा कैंडल्स फुट। फुट डिस्टेंस का यूनिट है, कैंडल्स रोशनी का यूनिट है। कितनी रोशनी को प्रोड्यूस कर रही है सोर्स, उसको हम कैंडल से नापते हैं। सो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन इन फिजिक्स। आई एम लुकिंग एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The strength S of a rectangular beam can vary directly as the width B and the square of the depth D. If a beam 9 centimeter wide, 12 centimeter deep with a support of 12,000 pounds, what weight a beam of 12 centimeters? Anyhow, this problem is related to civil engineering.
नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या बात हो रही है, बीम क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ इसको कि ये क्या बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ बीम? बीम से हमारे जहन में शायद आएगा बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बीम से मुराद है जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की, उसके अंदर पिलर्स और बीम बनाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा कि वर्टिकल जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स के अंदर, ये चीज़ होती है पिलर्स। दो पिलर्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की जाती है, ऐसे जो पिलर से एक्सटेंड भी कर सकती है। ये चीज़ ये कहलाती है बीम। ये है पिलर्स जो कि सारा वज़न उठाते हैं, बीम का भी और इसके ऊपर आने वाली छत का भी। इसके ऊपर छत डाली जाती है, यानी कि 4 पिलर्स खड़े किए जाएंगे, उसके ऊपर चारों तरफ से बीम बनाया जाएगा, उस पर छत बनाई जाती है। ये है बीम। बीम की लेंथ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीम की विड्थ की, कि वो कितनी, उसकी मोटाई कितनी है और उसकी हाइट डेप्थ कितनी है। अगर एक डायमेंशन को हम उसकी डेप्थ कह देते हैं, तो दूसरी डायमेंशन जो इस तरह से नापी जाएगी, अंदर की तरफ होगी, वो होगी इसकी विड्थ। बीम कितना वज़न उठा सकता है, ये बात डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, कि बीम कितना वाइड है और उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितना ऊंचा है। अब स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ को हम कैसे नापेंगे कि उस पर कितना वज़न डाला जाए तो वो टूटेगा नहीं, ये उसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है और विड्थ की बात हो रही है उसकी, और उसकी डेप्थ की बात हो रही है। एम आई करेक्ट है? ब्रेथ, विड्थ नहीं लफ्ज़ ब्रेथ इस्तेमाल हुआ है, विड्थ ब्रेथ एक ही बात है। एंड डेप्थ। अब ये रिलेशनशिप को कैसे उन्होंने मेंशन किया, द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। कि जो स्ट्रेंथ है इसकी एस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ या ब्रेथ, बी से डिनोट कर देते हैं कि ये विड्थ नहीं, ये ब्रेथ है किताब के हिसाब से। एंड एस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ स्क्वायर, कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कह लें उसकी, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इन इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी इक्वेशन बनाएंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं, गिवन वैल्यूज़ क्या हैं और क्या वैल्यूज़। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा, S इज़ प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा S इज़ इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। ये कांस्टेंट इसमें शामिल है। जब तक हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मालूम कर लेते, हम किसी स्टैंडर्ड, मैं इस तरफ एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, S है, ब्रेथ है और डेप्थ है, एस, बी और डी। इन इंफॉर्मेशन को आपकी क्वेश्चन में दिया गया है, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं पहले। स्ट्रेंथ एस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरी डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द डेप्थ स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब उसकी ब्रेथ, ये 9 सेंटीमीटर हो जाए, ये सब सेंटीमीटर में मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में है और इसको मेंशन कर रहे हैं, वो इसका यूनिट है पाउंड, पाउंड वेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कितना वज़न ये उठा सकते हैं। अच्छा जी, अगर एक बीम जो है वो 9 सेंटीमीटर वाइड हो, 12 सेंटीमीटर डीप हो, याद रखिएगा इसको इधर मत लिख दीजिएगा, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। हालांकि दोनों सेंटीमीटर में है, लेकिन ये डेप्थ है और ये विड्थ है। अगर हम इन दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ डेप्थ पे आ रहा है, विड्थ पे नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम गलत हो जाएगी हमारी।
सो दिस इज़ गिवन एज 12 सेंटीमीटर। सो इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखिएगा पढ़ते हुए सवाल को कि ब्रेथ बी, और यहाँ बाद में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है वाइड। तो वाइड और ब्रेथ, वाइड से विड्थ बनेगा और विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। सो दैट इज़ 9 सेंटीमीटर डीप है। और इस सिचुएशन में वो ये 1200 पाउंड्स का वेट सपोर्ट कर सकता है वो बीम। ये तो गिवन बात हो गई। लेट्स सी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया प्रॉब्लम का। अब प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड क्या है, गिवन के व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, 12 सेंटीमीटर वाइड बीम है एंड 9 सेंटीमीटर डीप है। वो 9 कर दिया गया। देखें वैल्यूज़ को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया और सवाल हो रहा है कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर स्क्वायर एक ही वेरिएबल पे है, यहाँ दैट इज़ ऑन डेप्थ है। तो पहला काम हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे के की, और फिर उसके बाद में हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स गिव इट इक्वेशन नंबर 1। एस है 1200, के की वैल्यू आपको चाहिए है, बी की वैल्यू आपके पास है 12, एम आई करेक्ट, बी 9। ये कुछ प्रॉब्लम के अंदर 12 है, इस वक्त गिवन के अंदर जो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम है उसके अंदर वो 9 है, 9 एंड दिस इज 12 स्क्वायर। 1200, दिस इज 9 टाइम्स 144। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय इस वैल्यू को उठा के एग्जैक्टली यहाँ लेके आ जा रहा हूँ। 9 मल्टीप्लाइड बाई 144 दोनों नीचे आ जाएंगे। दिस इज 1200 ओवर 9 टाइम्स 144 इज इक्वल टू के। लेट्स सी के की वैल्यू क्या आती है। आई एम जंपिंग डायरेक्टली 12 1s are 12, ये 2 0 आ गए, एंड 12 12s are 144, और 12 9s का क्या होगा देखिएगा 100 ओवर 9 2s are 18, 8 carrying 1, 9 was a 9 and 10, this is 108। ये वैल्यू आ रही है। इसको कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं फर्दर। इसको यहाँ भी कर सकते थे, 4 से इसको हम काट लेते। इसको मैं आई एम मूविंग बैक, मैं स्टेप को ज़रा आसान करके यहाँ ले आता हूँ। तो 4 से 4 3s are 12 एंड 4 25s are, तो ये हो जाएगा 25 ओवर 27 सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने स्टेटमेंट नंबर 1 में और के की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें हमारे सिर्फ 3 वेरिएबल रह जाएंगे, एस बी एंड डी, और उसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम था, इससे हम अपने टूल्स बना रहे हैं। ये हमारे टूल्स हैं। पहले हमने के की वैल्यू निकाली, अब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 से। स्टेटमेंट 1 में वापस जा रहे हैं हम और ये वैल्यू को वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। S इज इक्वल टू के 25 बी डी स्क्वायर ओवर 27। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एक इक्वेशन आ गई, कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर और हम वैल्यूज डाल देंगे प्रॉब्लम की। S इज इक्वल टू 25 times b that is 12 and d that is 9 square over 27. Just need to be simplified and we will get the value of s के स्ट्रेंथ क्या होगी। दिस केस डेटा हमारे सामने, लिहाजा हम अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। किसी भी टाइम रेफर बैक कर सकते हैं। क्या बनेगा इसका, s इज इक्वल टू 25 times 12 times 81, 9 square is 81, this is 27। now ये बहुत सिंपल हो जाएगा। 27 3s are 81, 12 25 12s are 25 12s are will be 300 times 300 is 900, so S will be
900 पाउंड्स। ये पाउंड है एस। फ़र्क क्या पड़ा प्रॉब्लम में? एक वैल्यू को, सिर्फ वैल्यू को शफल करने से। यहाँ पे उसकी विड्थ या उसकी जो चौड़ाई थी, जितना वो मोटा था बीम ऐसे, वो थी 9, और डेप्थ, ये इसकी गहराई, इस तरह से ऊंचाई, वो थी 12। तो वो 1200 पाउंड का वेट सपोर्ट कर सकता है। देखिए जो बीम बना हुआ है उस पर मटीरियल उतना ही लग रहा है, उसकी विड्थ भी उतनी है और उसकी जो विड्थ और हाइट सेम है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल गई। वो इस तरह से पहले क्या था, 9 था, ऐसे 9 था और इस तरह से 12 था। अब इसको ऐसे कर दिया गया तो क्या हो गया, उसकी विड्थ 12 हो गई लेकिन उसकी हाइट कम हो गई, डेप्थ कम हो गई, 9 हो गई। तो उससे उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी वेट को उठाने की गुंजाइश है, वो 1200 से कम होकर 900 रह गई। तो इससे हमें पता चलता है कि शेप कितना इंपॉर्टेंट है। वही बीम है, उसको सिर्फ ऐसे कर दिया गया तो उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी कम होगी, इसलिए कि वो वाइड हो गया। डेप्थ, उसकी हाइट ऐसे, इस तरह से वो कितना गहरा है, इस तरह से जब वो 12 था तो ज़्यादा वजन उठा सकता था, वो 9 हो गया, चाहे उसकी विड्थ बढ़ गई लेकिन उससे उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हम समझ सकें। इस तरह से देखें, अगर मैं बीम की मिसाल दूँ कि बीम पहले इस तरह से था, हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो वो इस तरह से था। उसके ये जो चीज़ थी ये 9 थी और ये चीज़ 12 थी। तो उस वक्त ये कितना वेट उठा सक रहा था, उसकी इस वक्त ये 1200 वेट उठा रहा था। फिर क्या किया हमने, इसको इस तरह कर दिया कि इसकी जो हाइट है उसको हमने 9 कर दिया और विड्थ को 12 कर दिया। तो अब देखिए कि इसके उसके साइज़ तो सेम है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, शेप चेंज हो गया। पहले ग्रेविटी उस पर इस तरह से अमल कर रही थी, अब ग्रेविटी उसमें इस तरह से अमल कर रही है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा, ग्रेविटी की डायरेक्शन ही चेंज हो गई इससे, तो इससे इसकी कैपेसिटी कम होकर 900 रह गई। ये है आर्किटेक्चर कि किस तरह से वो डिज़ाइन करते हैं, कैसे सोचते हैं। इसलिए अगर आप अपने घरों में पिलर्स को देखेंगे तो पिलर्स आपको ऐसे ऊंचे ही ज़्यादा लगेंगे, मोटाई में कम होंगे वो ऐसे, लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा होगी। इस तरह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी वज़न उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, जो रेलवे ट्रैक होता है वो इस शेप का होता है, इस तरह से ऐसे, और फिर ये नीचे से वाइड हो जाता है यूँ जाके। तो उसकी ये जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, ये चीज़ ये ज़्यादा होती है उसकी विड्थ के मुकाबले में। ये विड्थ उसकी कम होती है लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो उसकी जो वज़न को उठाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। अगर हम इसको ऐसे उल्टा कर दें कि इसकी हाइट को ऐसे कम कर दें, इस चीज़ को ऐसे रिवर्स कर दें कि इसे बहुत मोटा बना दें ऐसे, लेकिन इसकी हाइट को कम कर दें ऐसे, तो फिर ये क्या होगा कि ये हाइट जो है ये विड्थ बन गई और जो विड्थ थी वो हाइट बन गई। तो अब ये बहुत आसानी से बेंड हो जाएगा, फिर ये ट्रेन का वज़न नहीं उठा सकेगा। ओके, that after doing this very good example, I'm breaking the lesson here. So the remaining 2 questions we will do in our next lesson, inshallah. Till then, thank you very much.